क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पे आपको विकल्प मिल रहा है, आप अपना उत्तर 2 से लेकर 3 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो हेड होता है ये हमेशा और हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग का काम क्या है, तो योजना बनाना, जो भी गवर्नमेंट की योजना होती है उसको बनाना योजना आयोग का काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोडाइन कनाल यह एक पर्वत की श्रृंखला है, आपको बताना है कि इनमें से यह किस पर स्थित है। सही उत्तर है पाली। अगला क्वेश्चन है कि ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह है विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में, और विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है एशिया। एशिया का अगर सबसे बड़ा देश देखे जनसंख्या के हिसाब से तो वो है चीन। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। एशिया की सबसे जो बड़ी नदी है वो है वांगहो, और इसको हम चाइना का दुख भी बोलते हैं, सारो ऑफ चाइना। इसके बाद आता है इंडिया का नंबर, मतलब कि जनसंख्या के आधार पे, और भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर, जिसका लगभग 1500 या फिर 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होता है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम भी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय इनमें से कहाँ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि वान किस देश की मुद्रा है। जैसे इंडिया की रुपया, अमेरिका का डॉलर, तो वान किस देश की मुद्रा है। वान है उत्तरी कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का। दक्षिणी कोरिया की मुद्रा भी वान ही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उत्तरी कोरिया सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू किया गया, तो ये भारत के आजाद होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया गया, 1 अप्रैल 1951 से। 1 अप्रैल 1951 से। अगला और 7वां क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। देखिए होता क्या था कि जब भारत आजाद हुआ पूरी तरह 1950 में, तो यहाँ पे सिस्टम बनाया गया पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय मतलब कि 5 सालों की योजना एक बार बनाने के लिए, ताकि जब हमें कोई एक टारगेट मिलेगा तो हम उसे पाने की कोशिश करेंगे, और उसका मतलब 90 या फिर 80% हम अचीव कर लेंगे। तो सबसे बड़ी यहाँ समस्या थी कृषि, तो कृषि को पहले किया गया, फिर उद्योग पे फोकस किया गया, और यहाँ पे पूछा गया है आत्मनिर्भरता, तो ये काम किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है 8वां कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है इनमें से। तो देखिए ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, और आपको बता दें कि आप चाहे कोई भी वनडे का एग्जाम देते हो वहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने एक इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज चला रखी है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला और 9वां क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल को आप 5 भागों में बांट सकते हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहले जो धरती के अटैच है, इसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल है, समताप मंडल है, इस तरह बढ़ते जाएगा, अंतिम में बाह्य मंडल है। तो यहाँ पे जो वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व की बात की गई है ये होता है क्षोभ मंडल में ही। अगला क्वेश्चन है 10वां कि एशिया में मछली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है। पूरे एशिया में पूछा गया है जहाँ पे मछली का सर्वाधिक, अगर भारत में पूछा जाता तो हम पश्चिम बंगाल को ट्रिक कर सकते थे, लेकिन जब एशिया में पूछा गया है तो एशिया में 1 नंबर पे है चाइना। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपनी अस्थायी सेना रखी। देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम बात करते हैं 1206 से, जब मुगल नहीं, जब वहाँ गुलाम वंश की शुरुआत हुई, गुलाम वंश की शुरुआत हुई, तो यहीं से हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, और ये आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि महज 4 साल तक राज कर पाया। उसके बाद उसकी मौत हो गई घोड़े से गिर करके। उसके बाद कई लोग आए, और उस मतलब कि ऐबक वंश के बाद इल्तुतमिश आया। उसके बाद से जब खिलजी वंश की शुरुआत हुई तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक था जो अस्थायी सेना रखा। अगला क्वेश्चन है 12वां कि विश्व में मैदानों का सबसे अधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। अभी हमने आपको बताया 5 महाद्वीपों के बारे में,
ये है यूरोप। यूरोप। अगला और 13वां क्वेश्चन कि नाभिक का आकार कितना होता है। जो परमाणु का नाभिक होता है उसके बारे में बात की गई है। आपको बताना है कि नाभिक का आकार कितना होता है। ये आप देखेंगे जो लास्ट में है ये पावर में है, जैसे कि 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। तो सही उत्तर है 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। देखिए सिक्के की बात नहीं की गई है, करेंसी नोट की बात की गई। करेंसी नोट कौन जारी करता है, जैसे कि 5 की नोट, 10 की, 20 की, 100 की या फिर 2000 वाली। तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार केवल और केवल रिजर्व बैंक के पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई को बनाया गया था 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे। इसको 1949 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। अब जो भारत सरकार का ये रिजर्व बैंक है इसे हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। इसका जो गवर्नर होता है वो फ्री होता है, मतलब कि वो भारत सरकार के अधीन काम नहीं करता है। यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि लेकिन 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। करेंसी नोट तो आरबीआई जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो ये वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। खास करके 2 ही बम है, एक है हाइड्रोजन और एक है परमाणु बम। परमाणु बम 2 बार गिराया भी जा चुका है। 1945 में गिराया गया था जापान पे और इसकी 2 शहरों पे, शहर थी हिरोशिमा और नागासाकी। नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। तो परमाणु बम है और एक है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम काम करता है नाभ की संलयन पे। नाभ की संलयन का क्या मतलब है, छोटे छोटे नाभिक मिलकर के जब एक बड़ा नाभिक बनाए तो उसे हम नाभ की संलयन बोलते हैं। इसका उल्टा होता है परमाणु बम, जो कि काम करता है नाभ के विखंडन पे। नाभ के विखंडन में एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है ये भी सूर्य की ऊर्जा हमें नाभ की संलयन के कारण ही मिलती है। 16वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था। मोहम्मद गोरी कई बार आया और भारत में इसके आने का बस एक ही कारण था कि ये बस यहाँ पे लूटपाट करना चाहता था। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी। तो मोहम्मद गोरी का बस एक ही काम था यहाँ पे लूटपाट करना। तो मोहम्मद गोरी को कई लोगों ने हराया, लेकिन इसकी मृत्यु बाद में हुई। इसको सबसे पहले भीम सेकंड के द्वारा हटाया गया, बाद में इसको पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया। तो बढ़ते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि इनमें से किसको होती है। तो मुद्रास्फीति अगर होगी, मतलब कि पैसे की वैल्यू अगर घटेगी, तो उस समय जो लेनदार होगा इसको सबसे ज्यादा हानि होगी। क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अगला है कि कील नहर किसे जोड़ती है। तो कील नहर इनमें से जोड़ती है उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को, मतलब कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों मिलते हैं कील नहर के द्वारा। अगला है कि सारगैसो सागर इनमें से कहाँ स्थित है, किस महासागर में। तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 21वां क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, यह आप में से सबको पता होगा, लेकिन ये कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 1943 में, मतलब कि हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास, यानी कि लगभग में। अगला है कि कुशाणों का द्वितीय राजधानी इनमें से कहाँ थी। तो कुशाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि अप्रेस्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, मतलब कि छुआछूत को अपराध बनाया गया कब। देखिए भारत आजाद हुआ तो उस समय तो ये कानून पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, मतलब कानून था ही नहीं उस समय, छुआछूत खूब था, लेकिन इसको लाया गया 1955 में। 1955 में। अगला है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसको माना जाता है। तो हम कहते हैं डेरोजियो को।
डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 25वां कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा चुकी है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा जब एक ही साथ बैठेगी और जब कोई बिल पास कराया जाएगा। ये आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। बुलाने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, जो स्पीकर होगा, वो लोकसभा का स्पीकर होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 312 इनमें से किससे संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद होते हैं और जो 312 अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है और आपको बताना है कि कौन करता है। ये 5 साल के लिए इसका चयन किया जाता है। ये करने का अधिकार है केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये होती है योजना आयोग की, लेकिन अब तो योजना आयोग रहा नहीं, तो अब है नीति आयोग। नीति आयोग, हालांकि दोनों के कामों में काफी डिफरेंस है। योजना आयोग पूरा योजना बनाता था, लेकिन नीति आयोग केवल सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। देखिए 1909 और 1919 के अधिनियम की बात करें तो यहाँ पे था मार्ले मिंटो और यहाँ था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इन दोनों जगह पे अंग्रेजों ने बांटने की कोशिश की, भरपूर बांटने की कोशिश की गई। लेकिन जब संघीय संरचना को लाया गया 1935 में, इससे पहले 1928 में साइमन कमीशन ने इसकी संतुति मतलब कि इसकी सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो ये होती है संयुक्त बैठक में आर्टिकल 108 हमने आपको बताया था। लोकसभा और राज्यसभा में जब किसी भी बिल पे मतभेद हो, हालांकि ये अभी तक स्वतंत्र भारत में केवल 4 ही बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य में होता है नाभ की संलयन और टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला और 32वां क्वेश्चन कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है इनमें से। कोटोपैक्सी तो ये है इक्वाडोर में, जो कि खुद का एक बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है कि सागा दावा ये किस धर्म का प्रमुख पर्व है। जैसे हिंदू धर्म का होली, दीपावली, बौद्ध धर्म का पूर्णिमा और इसी तरह। तो आपको बताना है सागा दावा किसका है। सागा दावा भी है बौद्ध धर्म का। ये भगवान बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया था और जिनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु हो गई 483 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। देखिए ये लगभग जितने ज्ञात हो पाते हैं उतना ही आपसे पूछा जाता है, तो अभी फिलहाल है 89। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है इनमें से। तो एशिया का सबसे बड़ा नगर है इनमें से टोक्यो। किस देश का है टोक्यो, आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है। ये बायो से क्वेश्चन है। हाइपरमेट्रोपिया, देखिए हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक, मतलब कि दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष का क्या मतलब होगा कि नजदीक का नहीं दिखेगा। ठीक, उल्टा होता है यहाँ पे। दूरदृष्टि दोष का मतलब कि नजदीक का नहीं दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो जब हम दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो ये तो हो गया दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। अब जब ये निकट दृष्टि दोष होगा तो इसको आप क्या कहेंगे, क्या आप बता पाएंगे कमेंट करके। निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर का नहीं दिखेगा और इसके लिए हम लगाएंगे कौन सा, अवतल लेंस। 37 नंबर का है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जो मैथमेटिक्स का काम होता है वो एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो मैथ वाला काम एएलयू करता है और कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। कंप्यूटर का आविष्कार किया था
वैसे इसके पितामह कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज। इनमें से कौन राज्य सूची में नहीं है? देखिए, राज्य सूची का क्या मतलब है कि ऐसा कानून, ऐसी मुद्दा या फिर ऐसी सूची जिसमें राज्य कानून बनाए। केंद्रीय सूची में ऐसा जिसपे केंद्र कानून बनाए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कृषि राज्य सरकार के अंदर आती है, पूरी कृषि। जेल भी राज्य सरकार के अंदर, सिंचाई भी राज्य सरकार के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा की बात करें तो ये केंद्र सूची में आता है। हालांकि ये दोनों की सूची में आ जाएगा, समवर्ती सूची में। इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। अगला है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? शुरू में अगर उसको लगाना हो तो कितने समय के लिए आप लगा सकते हैं? 6 महीना। 6 महीने के बाद उसको आपको पास कराना पड़ता है, इसीलिए आप 6 महीना से अधिक नहीं लगा सकते पहली बार में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो ये है अनुच्छेद 51 का ए। इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। कहाँ से लिया गया ये? रूस से। उस समय यूएसएसआर था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का मनु किसको कहा जाता है? मनु मतलब कि जिन्होंने, कहा जाता है कि धरती का कानून इन्होंने ही बनाया। लेकिन आधुनिक युग का मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने संविधान बनाया। अगला है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है इनमें से किसमें? क्या हीरा में, निर्वात में, कांच में या फिर पानी में? ये होता है निर्वात में। अगला है कि मोपला आंदोलन 1921 इनमें से कहां पर हुआ था? मोपला आंदोलन ये हुआ था मालाबार में। मालाबार में। अगला है कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? शुरू से ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते गए, लेकिन आपको बताना है कि जैसे पहले व्यक्ति जो पूर्णतः गैर कांग्रेसी थे, इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। हालांकि इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया? क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अभी जल्दी दिया गया है, मोदी जी के कार्यकाल में दिया गया है, तो कमेंट करके बताइएगा। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो वाटरलू युद्ध के उपरांत नेपोलियन को भेज दिया गया था सेंट हेलिना द्वीप। सेंट हेलिना द्वीप। अगला है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इनमें से आपको बताना है। तो उड़ीसा में नहीं है, उत्तरांचल में भी नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं और इसकी राजधानी है मुंबई। अगला है कि गामा कीड़ों की खोज किसने की थी? 3 तरह की कीड़े होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, खास करके मुख्य रूप से। तो इसमें से आपको गामा कीड़ों को बताना है। तो गामा कीड़ों की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। 48वां क्वेश्चन की एशिया ड्रामा, यह एक बुक है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ये लिखा गया है गुन्नार मेडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? 2 होती हैं, एक डब्ल्यूबीसी और एक आरबीसी। आरबीसी मैक्सिमम 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। ये उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत में 3 युद्ध हुए, तो तीसरा युद्ध पूछा गया है, ये हुआ था 1761 में।